he really convinced the larger population that Muslims, for some reason, are somehow they're doing something wrong, and and the press is really controlled by him. So a lot of the main press is right wing. So my parents support him, I don't. So there's next to no freedom of press in India. Wow. So he's really convinced everyone that what he's doing is good. Which is there's so many questionable things about his governance, not just in terms of equal rights, but also for environmental rights as well as human rights. Human rights have been we have been slipping down on the human rights index. 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित हैं। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड कि जो हमारी एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। आप इस टूल किट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विवेक के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, सोच समझ के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट। किस दिन क्या गतिविधि करी जानी है, किस दिन कौन सा हैशटैग को ट्रेंड कराया जाना है, किसको फॉलो करना है, किसको टैग करना है, ये बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे कि किसको फॉलो करना है, बिकॉज फॉलो उसको किया जाता है जिससे आप कंटेंट प्राप्ति की उम्मीद करते हैं, रिसोर्स पर्सन मानते हैं उसको। तो किसको फॉलो किया जाना है अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उसमें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस जो हमारे आपके सबके संज्ञान में हैं उनको फॉलो करने की बात करी। उन्हीं के बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज़ पीटर फ्रेडरिक। सो अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है, तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे, उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे BS भिंडर। खुद को कभी मलेशिया का बताते हैं, कभी बाकी कंट्रीज़ का बताते हैं। अब प्रश्न सिर्फ ये है कि पीटर फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया? क्या ये वो धालीवाल के कहने पर डाला गया या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है एंड थ्रू इनके BS भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज।
सरकार ने ये दिखा दिया है कि ये सरकार कितनी डरी हुई है, कितनी घबराई हुई है, जो एक 21 साल की बालिका से डरती है, घबराती है, उसे अरेस्ट कर लेती है। क्या हमारा भारत इतना कमज़ोर है? क्या भारत के प्रधानमंत्री, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी कमज़ोर है कि वो एक 21 साल की भारत की बेटी से डर गए और 21 साल की भारत की बेटी को इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रही है? आज ये दिन देखना पड़ेगा इस देश को। He really convinced the larger population that Muslims, for some reason, are somehow they're doing something wrong, and the press is really controlled by him. So a lot of the main press is right wing. So my parents support him, I don't. So there's next to no freedom of press in India. Wow. So he's really convinced everyone that what he's doing is good, there's so many questionable things about his governance, not just in terms of equal rights, but also for environmental rights as well as human rights. Human rights we have been slipping down on the human rights index. तो मुझे लगता है कि अब ऐसे समय में कोई रास्ता इस देश के लोगों के सामने बचा नहीं है सिवाय इसके कि वो सड़क पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं। नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया है निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ। ये दोनों आदमी टूल किट मामले में। आप एक चीज देखिएगा, कुछ दिन के बाद मोदी सरकार अगर ऐसी रही तो 6-6 साल के बच्चों को घर से गिरफ्तार किया। इस बात को मेरी अतिशयोक्ति मत लीजिए। जब आदमी अहंकार में हो जाता है, जब उसके दिमाग में हिटलर शाही का भूत सवार हो जाता है, तो वो 6 साल, 10 साल, 8 साल के बच्चियों की भी गिरफ्तारी करा सकते हैं, उन एक्टिविस्ट की भी गिरफ्तारी करा सकते हैं जो पर्यावरण की और देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो किसानों के हक में। अभी आप देखिएगा किसानों के बच्चे भी गिरफ्तार किए जाएंगे, क्योंकि तानाशाही एक ऐसी प्रवृत्ति है, जब उसका भूत किसी सरकार के दिमाग पे सवार होता है तो वो कहां तक जाता है इसका कोई अंत नहीं होता। मुझे लगता है कि वो तानाशाही का भूत, वो हिटलर शाही का भूत मोदी सरकार पे सवार हो चुका है। न इनको नौजवान दिख रहे हैं, न किसान दिख रहे हैं, न व्यापारी दिख रहे हैं, न बच्चे दिख रहे हैं, न युवा दिख रहे हैं, न एक्टिविस्ट दिख रहे हैं। इनको सिर्फ एक ही काम दिख रहा है, कैसे सबको कुचलना है, कैसे सबकी आवाज दबानी है, कैसे सबको देशद्रोही बनाना है। He really convinced the larger population that Muslims, for some reason, are somehow they're doing something wrong, and the press is really controlled by him. So a lot of the main press is right wing. So my parents support him, I don't. So there's next to no freedom of press in India. Wow. So he's really convinced everyone that what he's doing is good. There's so many questionable things about his governance, not just in terms of equal rights, but also for environmental rights as well as human rights. Human rights we have been slipping down on the human rights index. अपील करना चाहता हूँ, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। उन लोगों ने जो मुसलमानों को मारा, हम चुप बैठे रहे। उन लोगों ने जो दलितों को जलाया, दलितों को पीटा, हम चुप बैठे रहे। यही सवाल आज हर किसी के मन में है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किन लोगों के साथ हैं। वो दिल्ली में दंगों की आग में झोंकने वाले जो लोग हैं उनके साथ खड़े होते हैं, वो ताहिर हुसैन के साथ खड़े होते हैं, वो शर्जील इमाम के साथ खड़े होते हैं, वो पिंजरा तोड़ गैंग के साथ खड़े होते हैं, वो दिल्ली के अंदर तिरंगे को जलाने वाले, तिरंगे को अपमान करने वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं। और आज भारत माता का लाल, दिल्ली का बेटा, जब रिंकू शर्मा की हत्या होती है तो मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। इस बात का जवाब देना पड़ेगा। 55 किलोमीटर दूर अखलाक के घर चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं, मध्य प्रदेश चले जाते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और 5 किलोमीटर दूर रिंकू शर्मा की याद नहीं आती है।
उनको डॉक्टर नारंग की याद नहीं आती है, उनको अंकित शर्मा की याद नहीं आती, उनको ध्रुव त्यागी की याद नहीं आती है। और आज ऐसे लोग जिनको आज दिल्ली की जनता देख रही है, जो राम भक्त रिंकू शर्मा की मौत हुई है, हत्या हुई है, जो जघन्य हत्या और जो गद्दारी करके पीठ पर छुरा भोंक के हत्या हुई है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। जो बचे हैं उनको भी गिरफ्तार करेगी। और साथ ही साथ मैं पुलिस से मांग करता हूं कि उनको फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलाकर इस मामले की सुनवाई की जाए और दोषियों को गिरफ्तार करके उनको शीघ्र के शीघ्र फांसी दी जाए। खबर का मतलब है एक भरोसा।